खबर है कि ईरान से जंग के बीच अमेरिका के 3 और युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो गए। ये जानकारी इजरायल के मीडिया के एक रिपोर्ट में सामने आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से जो युद्धपोत रवाना हुए उन पर करीब 4000 सैनिक मौजूद हैं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर खतरनाक मिसाइलें भी लदी हुई हैं। दावा है कि अमेरिका के वो तीनों युद्धपोत जल्द ही पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में शामिल हो सकते हैं और ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में बमबारी की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। इजरायल के मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका से 3 घातक युद्धपोत रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक वो अमेरिका के सैन डियागो में मौजूद नेवी के बेस से निकल चुके हैं। ये बेस अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। कैलिफोर्निया और ईरान के बीच हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला है, क्योंकि अमेरिका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में है जबकि ईरान एशिया महाद्वीप में मौजूद है। लेकिन दावा है कि अमेरिका के तीनों युद्धपोत इस दूरी को तय करके जल्द ही ईरान पहुंच सकते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, यानी अमेरिका ने यह साफ नहीं किया कि उसके वो युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए ही रवाना हुए या कहीं और जाएंगे। लेकिन इजरायल के मीडिया ने अमेरिका के कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप की सरकार पश्चिम एशिया में सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गई और इसी कड़ी में उन युद्धपोतों को भी भेजा गया ताकि ईरान के खिलाफ हमले तेज किए जा सकें। अमेरिका से जो युद्धपोत रवाना हुए उनमें एक का नाम यूएसएस बॉक्सर बताया गया। यूएसएस बॉक्सर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है, मतलब उस पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जा सकता है और इस युद्धपोत से उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। यानी अमेरिका का युद्धपोत समंदर में चलते फिरते किसी सैन्य अड्डे से कम नहीं है। और दावा तो यहां तक कर दिया गया कि यूएसएस बॉक्सर पर अमेरिका के कई F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। F-35 की सबसे बड़ी खासियत ये बताई गई कि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है, यानी विरोधी सेना को कानो कान खबर नहीं होती कि ये फाइटर जेट उसके इलाके में घुस चुका है। ऐसे में दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले से पहले ही F-35 उसके सैन्य अड्डों पर बारूद बरसा सकता है और फिर सही सलामत अपने बेस पर लौट सकता है। और इसलिए अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को बेहद खतरनाक माना जाता है। दावा है कि युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर पर तो कई F-35 तैनात हैं। यानी अमेरिका ने ईरान को दहलाने के लिए एक साथ कई योद्धा भेज दिए। यूएसएस बॉक्सर के अलावा जो युद्धपोत ईरान के लिए रवाना हुए उन पर बख्तरबंद गाड़ियां और खतरनाक मिसाइलों की खेप होने का दावा किया गया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उन युद्धपोतों पर ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल जमीन से हमले के लिए किया जा सकता है। हालांकि अभी तक की लड़ाई आसमान और समंदर के रास्ते ही चली है। अमेरिका के सैनिकों ने ईरान की धरती पर कदम नहीं रखा है। दोनों ही तरफ से या तो हवाई हमले किए जा रहे हैं या समंदर में सेनाओं का टकराव हो रहा है। लेकिन अमेरिका से जो युद्धपोत रवाना हुए उन पर जमीन से लड़ने वाले हथियार भी शामिल बताए गए। इसीलिए इस बात की भी अटकलें लगाई गई कि अमेरिका ने ईरान में अपने सैनिक उतारने का मन बना लिया। हालांकि ईरान में सेना उतारने के फैसले पर ट्रंप से भी सवाल किए जा चुके हैं। उन सवालों के जवाब में उन्होंने साफ किया था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी फौज ईरान में जमीन के रास्ते भी ऑपरेशन चला सकती है। और इसी बीच जब अमेरिकी युद्धपोतों पर जमीन से लड़ाने वाले हथियार भेजे गए तो इस बात के भी संकेत मिले कि अमेरिका ईरान की धरती पर सेना उतार सकता है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक अमेरिका से जो युद्धपोत रवाना हुए उन पर हथियार और गोला बारूद ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सैनिक भी मौजूद हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया कि तीनों युद्धपोतों पर 4000 से ज्यादा सैनिक हैं। इनमें 3000 सैनिक नौसेना के बताए गए। हालांकि अमेरिका ने साफ नहीं किया कि उन युद्धपोतों को पश्चिम एशिया में ही तैनात किया जाएगा या कहीं और भेजा गया है। लेकिन ईरान से बढ़ती जंग के बीच इस बात के कयास लगाए गए कि उन युद्धपोतों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और खास तौर पर तब जब ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गलियारे से तेल के जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया। ईरान की इस कार्रवाई से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हो गई। यही वजह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से हॉर्मुज गलियारे में सेना भेजने की अपील की थी ताकि कच्चे तेल सप्लाई के इस अहम रास्ते को खुलवाया जा सके। हालांकि सैन्य संगठन नेटो के कई देश इस मामले में अमेरिका की मदद करने से इंकार कर चुके हैं। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली भी शामिल रहे। उन्होंने साफ कह दिया था कि जंग के बीच वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान ने भी किनारा कर लिया था। लेकिन इस सब के बीच कुछ देशों के रुख में नरमी दिखी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि उनका देश हॉर्मुज गलियारे की सुरक्षा के लिए तैयार है, लेकिन तब जब वहां शांति का रास्ता साफ हो जाएगा। Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme. फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, इटली और जर्मनी भी इसके लिए राजी हो गए। खबर है कि उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सेना भेजने की बात कही, लेकिन वो ऐसा तब करेंगे जब युद्ध थम जाएगा।
और इस सब के बीच जापान की प्रधानमंत्री ने ट्रंप की से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट पर भी बात की गई। इस दौरान जापान की पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जो दुनिया में शांति ला सकते हैं। अमेरिका और ईरान में चल रही जंग के बीच जापान की पीएम सनाई तकाइची अमेरिका के दौरे पर पहुंची। वहां व्हाइट हाउस में उन्होंने ट्रंप के साथ बैठक की। इस दौरान सनाई तकाइची ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। 貢献できる、世界中に、平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています。 जापान की प्रधानमंत्री ने ट्रंप की तारीफ की तो उन्होंने भी जापान के साथ मजबूत रिश्ते होने की बात कही। हालांकि सनाई तकाइची ने भले ही ट्रंप का समर्थन किया हो, लेकिन खबर है कि उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने से मना कर दिया। ये जानकारी जापान की न्यूज एजेंसी क्योडो की एक रिपोर्ट में सामने आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक जापान की प्रधानमंत्री ने ट्रंप की उस मांग को टाल दिया जिसमें हॉर्मुज गलियारे में जंगी जहाज भेजने की अपील की गई थी। दावा है कि जापान की पीएम ने इसके लिए अपने देश के कानूनों और सुरक्षा का हवाला दिया। उधर खबर है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से मोटी रकम वसूलनी शुरू कर दी। ये जानकारी ब्रिटेन के एक अखबार ने दी। उस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना हॉर्मुज गलियारे से गुजरने वाले तेल के हर जहाज से $20 लाख यानी भारतीय रुपए में करीब 18 करोड़ रुपए ले रही है। यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कुछ सड़कों पर गाड़ियों से जाने पर टोल चुकाना पड़ता है। दावा है कि उसी तरह का टोल ईरान ने समंदर में तेल के जहाजों से लेना शुरू कर दिया। हालांकि ईरान की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ब्रिटेन के लॉयड्स लिस्ट नाम के अखबार ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज गलियारे को कमाई का जरिया बना लिया। दुनिया में तेल सप्लाई के इस अहम रास्ते पर ईरान ने पहरा डाल रखा है। उसकी सेना ने जंग के शुरुआती दिनों से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया है, जबकि पहले इस रास्ते से हर रोज 150 के आसपास जहाज गुजरते थे। लेकिन ईरान के हमलों के डर से उन जहाजों ने वहां से दूरी बना ली। हालांकि ईरान की सेना साफ कर चुकी है कि वो सिर्फ अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के जहाजों पर हमले करेगी। लेकिन खबर है कि इस रास्ते पर पाबंदी लगाने वाले ईरान ने वहां टोल लगाना शुरू कर दिया। दावा है कि इस टोल के जरिए ईरान अपनी आर्थिक हालत मजबूत करना चाहता है ताकि युद्ध में अमेरिका और इजरायल का लंबे वक्त तक मुकाबला कर सके। यानी ईरान ने हॉर्मुज गलियारे को अपनी कमाई का साधन बना लिया। और लॉयड्स लिस्ट अखबार के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ही एक पतला सा कॉरिडोर बना लिया है। मतलब समुद्री गलियारे के अंदर ही एक अलग रास्ता जहां से तेल के जहाज सुरक्षित निकल सकें। दावा है कि ये रास्ता लुराइक द्वीप के नजदीक है। ये द्वीप हॉर्मुज गलियारे में ईरान के बॉर्डर से थोड़ी ही दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक ईरान की सेना ने वहां कब्जा जमा रखा है। उसकी मर्जी के बिना कोई भी जहाज वहां से नहीं जा सकता। लेकिन खबर है कि ईरान की फौज ने कुछ जहाजों को वहां से निकलने की छूट दी थी। उन्हें फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी की तरफ जाने दिया था ताकि वो अरब सागर से होते हुए जहां जाना चाहें चले जाएं। ये गल्फ ऑफ ओमान है। आप देखिए ये समुंदर का जो इलाका है, यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पीछे आपको कुछ जहाज भी दिखेंगे। कुछ ऐसे हैं जो डॉक किए हुए हैं, एंकरेज पर हैं। कुछ और हैं जो इस वक्त अपने आगे की जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फुजैरा की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं, ये कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। खबर है कि ईरान की फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया सिस्टम बना रही है और नए सिस्टम के तहत वहां से निकलने वाले हर जहाज को अपने मालिक का नाम और जरूरी कागज ईरान की IRGC सेना को दिखाने होंगे। यानी ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी कर ली और दावा है कि वो वहां से जहाजों को तभी जाने देगा जब वो टोल चुकाएंगे। हालांकि ये टोल भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि करोड़ों में होगा। लॉयड्स लिस्ट अखबार के मुताबिक ईरान की सेना ने हॉर्मुज गलियारे को पार करने वाले एक जहाज से $20 लाख वसूल किए। यानी भारतीय रुपयों में उस जहाज को करीब 18 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले दूसरे जहाजों से भी इसी तरह की वसूली की गई या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इधर ईरान ने जानकारी दी कि इजरायल के हमले में उनकी IRGC सेना के प्रवक्ता की मौत हो गई। इजरायल की सेना के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई। अली मोहम्मद नैनी ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे। उनके मारे जाने की जानकारी ईरान की IRGC सेना की तरफ से ही दी गई। ईरान की सरकारी टीवी चैनल ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का एक वीडियो जारी किया। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसमें मुस्तफा खामनेई अपने सामने बैठे कुछ लोगों को धार्मिक शिक्षा देते नजर आए। पहली बार उनका कोई वीडियो जारी किया गया। अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही जंग के बीच ईरान के तुर्बत-ए-जाम शहर में 300 ट्रकों की रैली निकाली गई। ट्रकों की ये रैली ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई और ईरान की IRGC सेना के समर्थन में निकाली गई।
उधर कतर की न्यूज अल जजीरा के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका ने हमले किए। खबरों के मुताबिक अमेरिका के हमलों से ईरान की IRGC सेना के हथियारों वाली सुरंग को काफी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि ईरान के हथियारों वाली सुरंग के पास बड़े बड़े गड्ढे हो गए। आसपास की कुछ पहाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। लेकिन अमेरिका के इस हमले से यह साफ हो गया कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी नाम से मशहूर ये जगह ट्रंप के निशाने पर आ गई। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का केशम द्वीप इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आ गया। ईरान के द्वीप उसके दक्षिणी तट पर फारस की खाड़ी में मौजूद उसका सबसे बड़ा द्वीप है, यानी ये ईरान की जमीन से दक्षिण की तरफ है। ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से ठीक सामने। बंदर अब्बास से केशम द्वीप का मुख्य शहर केशम सिटी लगभग 22 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप का सबसे नजदीकी किनारा ईरान के तट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ये द्वीप पूरी तरह ईरान के तट के सामने समानांतर है, मानो जैसे कोई लंबी दीवार ईरान के किनारे के साथ साथ समंदर में खड़ी कर दी गई हो। ईरान के केशम द्वीप का आकार किसी तीर जैसा दिखाई देता है। कहा जाता है कि हॉर्मुज गलियारे के बिल्कुल मुहाने पर करीब 1500 वर्ग किलोमीटर की लंबी चौड़ाई वाले इस द्वीप में ईरान की IRGC सेना की जान बसती है, क्योंकि अल जजीरा के मुताबिक ईरान का यह द्वीप न केवल भौगोलिक रूप से ईरान की फौज के लिए सबसे अहम है, बल्कि सैन्य रणनीति के लिहाज से भी ईरान के लिए एक मजबूत किले की तरह काम करता है। खबरों के मुताबिक ईरान की सेना ने इस द्वीप पर जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर अपनी घातक मिसाइलों, ड्रोन और तेजी से हमला करने की ताकत रखने वाली नौसेना की खतरनाक नावों को छिपा कर रखा है। यानी केशम द्वीप पर मौजूद सुरंग ईरान की IRGC सेना के हथियारों का गोदाम है। अल जजीरा के मुताबिक बीते कुछ सालों में ईरान के केशम द्वीप पर भारी भरकम निवेश किया गया। ईरान ने इस द्वीप की पहाड़ियों के नीचे विशाल सुरंगों और बंकर बना दिए। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने इस पाताल लोक में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, घातक ड्रोन, तेजी से हमला करने की क्षमता वाली नौसेना की नावों और नौसेना के हथियारों को छिपा कर रख दिया। खबरों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद इस द्वीप को अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी इसलिए बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज गलियारे को बंद करने में आसानी हो, समंदर में दुश्मन के जहाजों पर हमला करने में परेशानी न हो। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की IRGC सेना ने जमीन के अंदर गहराई में अपने हथियारों का गोदाम दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बनाया, क्योंकि जमीन पर बने सैन्य ठिकानों को ड्रोन या मिसाइल से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन पाताल लोक में बनी इस मिसाइल सिटी को तलाशने और उसे तबाह करने के लिए दुश्मन को भारी भरकम बम या बंकर बस्टर मिसाइलें दागनी पड़ेंगी। इधर ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान कई दिनों से बंद पड़े हॉर्मुज गलियारे को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्क द्वीप को कब्जे में लेने का प्लान बना रहे हैं। ये खबर एक्सियोस नाम की अमेरिकी वेबसाइट ने दी। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान की उस नस को काटने का प्लान बना लिया जिसकी उसकी सांसें चलती हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने खार्क द्वीप पर कब्जे या उसकी घेरेबंदी के लिए अपनी नौसेना की एक स्पेशल टुकड़ी भी भेज दी, जिसमें अमेरिकी नौसेना के 2500 खतरनाक मरीन कमांडो शामिल बताए गए। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप की योजना खार्क द्वीप की घेरेबंदी करके या फिर उस पर कब्जा करके ईरान पर दबाव बनाने की है। एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया कि खार्क द्वीप के जरिए अमेरिका ईरान को हॉर्मुज गलियारा खोलने के लिए मजबूर कर सकता है। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद से ही पूरी दुनिया में तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले रखा है। ट्रंप लगातार इसे खुलवाने की कोशिश में जुटे हैं। ईरान का खार्क द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर है। इसे ईरान के तेल निर्यात का हब यानी मुख्य केंद्र कहा जाता है। ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल की सप्लाई इसी द्वीप के जरिए होती है। यानी आकार में भले ही ये द्वीप बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है और इसीलिए इसे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उधर ईरान ने कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मीना अल अहमदी पर ड्रोन से हमला कर भयंकर तबाही मचा दी। ये न सिर्फ कुवैत बल्कि दुनिया की सबसे अहम तेल रिफाइनरियों में एक है। इस हमले को ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए अटैक का जवाब माना गया और अपने गैस फील्ड पर हुए हमले से बौखलाए ईरान के कुवैत के तेल रिफाइनरी को निशाना बना दिया। उसके कई ड्रोन वहां पहुंचे और उन्होंने तेल रिफाइनरी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। जैसे ही हमले हुए वहां मौजूद एक के बाद एक कई तेल टैंकर भयंकर आग की चपेट में आ गए। चंद सेकंड में ही मीन अल अहमदी तेल रिफाइनरी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। वहां सैकड़ों फीट ऊपर तक लपटें उठनी शुरू हो गईं। काले धुएं का गुबार तो ऐसा उठा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। धुआं तेजी से आसमान तक फैल गया।
ईरान के ड्रोन ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि लाखों बैरल तेल पल भर में नष्ट हो गया। ये कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। हालांकि अपने गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद बौखलाए ईरान ने एक रोज पहले कतर और सऊदी अरब को निशाना बनाया था और उन देशों में मौजूद गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले किए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। इन हमलों के अगले ही दिन ईरान ने कुवैत को दहला दिया और उसके हमलों से कुवैत की तेल रिफाइनरी आग की लपटों में घिर गई। इन हमलों के बाद कुवैत की इस सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बंद कर देना पड़ा। माना जा रहा है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट और गहरा सकता है, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन से जिस तेल रिफाइनरी को तबाह कर दिया, वहां रोजाना 5 से 7 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है। इसकी गिनती दुनिया की बड़ी रिफाइनरी में की जाती है। मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी कुवैत के दक्षिण तट पर फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ से तेल की सप्लाई बहुत आसानी से होती है। राजधानी कुवैत सिटी से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है। ये रिफाइनरी दुनिया भर में तेल की सप्लाई करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसे दुनिया का तेल हब भी माना जाता है, लेकिन ईरान के ड्रोन हमलों ने उसे बर्बाद कर दिया। कहा गया कि वहां हुए नुकसान की भरपाई करने में महीनों का वक्त लग सकता है। जानकारी के मुताबिक हमले होते ही वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। उसके बाद भयंकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई और ईरान ने कार्रवाई अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद की। 2 रोज पहले इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद ईरान इतना बौखला गया था कि उसने अपना गुस्सा उतरने के लिए कतर और सऊदी अरब को टारगेट किया। इन दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, लेकिन ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला किया और फिर सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। उसने कतर पर हमला करने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया तो सऊदी अरब में अटैक के लिए खतरनाक ड्रोन भेजे थे। इन हमलों से दोनों जगहों पर भयंकर तबाही मच गई थी। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान की बौखलाहट इसलिए सामने आई थी क्योंकि उसकी कुल कमाई का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। साउथ पार्स गैस फील्ड फारस की खाड़ी में फैला है। ईरान की ज्यादातर बिजली गैस से बनती है और वहाँ की ज्यादातर फैक्ट्रियां उसी पर निर्भर हैं। ईरान की गैस का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, लेकिन इस गैस भंडार पर हुए हमले ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया, ऐसा दावा किया गया। इसी वजह से ईरान ने हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने पहले कतर और सऊदी अरब पर हमले किए और उसके बाद कुवैत को भी निशाने पर लिया। लेकिन ईरान ने कतर के जिस गैस प्लांट को निशाना बनाया, उसकी वजह से कतर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले से कतर के गैस भंडार को इतनी बड़ी चोट पहुंची कि उससे उबरने में उसे कई साल लग सकते हैं, क्योंकि ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया था। उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से उसे तबाह कर दिया था। एक अनुमान के मुताबिक कतर का 17% LNG ढांचा तबाह हो गया। इसकी वजह से 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपए में करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। आशंका जताई गई कि इस हमले से उबरने में कतर को 5 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह संकट सिर्फ कतर के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर दिख सकता है, क्योंकि एशिया और यूरोप के कई देश कतर की गैस पर ही निर्भर हैं। कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में एक है। LNG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी LNG से CNG और PNG बनती है। अगर वहां गैस की सप्लाई पर असर हुआ तो पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है। माना जा रहा है कि इससे गैस की सप्लाई चेन पर गंभीर संकट आ सकता है और इसके कारण गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं। और पश्चिम एशिया में तेल और गैस के ठिकानों पर हुए हमलों के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लग गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद जो संकट खड़ा हो गया था, उसे इन हमलों ने और गहरा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $108 प्रति बैरल रही, जबकि एक हफ्ता पहले तक ये $100 प्रति बैरल के नीचे थी। यानी जैसे जैसे खाड़ी देशों में हमले तेज होते गए, वैसे वैसे इसके दाम भी बढ़ते चले गए। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह ये जंग तेज होती गई, उसी तरह कच्चे तेल की कीमतें भी चढ़ती गईं। इस संकट को इजरायल ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला कर और बढ़ा दिया था। ईरान ने अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए अटैक के बाद खाड़ी के दूसरे देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उनकी गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर कई हमले किए गए। इन हमलों के बाद बड़े पैमाने पर तेल और गैस नष्ट हो गए। इसी के बाद पूरी दुनिया में खौफ का ऐसा माहौल बन गया कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। लगातार हो रहे हमलों के कारण कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। और इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अनुमान जताया कि तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। अखबार में छपी इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को डरा दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है।
और अमेरिकी अखबार ने जानकारी दी कि अनुमान सऊदी अरब के अधिकारियों से मिले संकेत के आधार पर जताया गया। इसके मुताबिक अगर ईरान जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गैस और तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और इसकी वजह से अप्रैल के अंत तक कच्चे तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है। अखबार ने दावा किया कि ये सबसे संभावित स्थिति हो सकती है, यानी अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति आने से कोई नहीं रोक सकता। कहा गया कि पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बन चुका है कि तेल कम होता जा रहा है और बाजारों का अनुमान है कि ये संकट जल्द खत्म नहीं होगा। इसी वजह से कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तेल निर्यात करने वाले बड़े देशों में शामिल सऊदी अरब की सरकार इस मुद्दे पर 2 अप्रैल को अहम बैठक करेगी। कहा जा रहा है कि उसी बैठक से संकेत मिलेगा कि बाजार किस दिशा में जा सकती है। इधर दक्षिणी पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें बरसा दी। ईरान ने इजरायल के हाइफा में मौजूद उसकी सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक इसी रिफाइनरी से पूरे इजरायल में गैस और तेल की सप्लाई होती है और ईरान ने इसी तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला कर दिया। इस हमले से पहले आसमान में मिसाइल जाती दिखाई दी। वो तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी और कुछ सेकंड बाद ही वो मिसाइल अपने टारगेट पर गिर गई। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। यह हमला इतना भयंकर था कि आसपास के कई इलाके दहल गए। दावा किया गया कि ईरान ने इजरायल से बदला लेने के लिए यह हमला किया। इजरायल ने ईरान के दक्षिणी पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था। इसकी वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ था। दावा किया गया कि इसके बाद ईरान ने बदला लेने की ठान ली और इजरायल के हाइफा की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला कर दिया। यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि इस्राइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसमें यूएस फोर्सेस शामिल नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है और यहाँ से ही गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं पूरे इस्राइल को। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि ईरान के हमले में उसकी तेल रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले के बाद नेतन्याहू ने भरोसा दिया कि वो भविष्य में ईरान के गैस फील्ड पर हमला नहीं करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान के दक्षिणी पास गैस फील्ड पर हुए हमले में शामिल नहीं थे। खबरें आई थी कि इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को नसीहत भी दी थी कि वो ईरान के गैस फील्ड पर दोबारा हमला ना करें और नेतन्याहू ने बयान देकर साफ कर दिया कि उन्होंने ट्रंप की नसीहत मान ली। नेतन्याहू ने भरोसा दिया कि वो भविष्य में ईरान के गैस फील्ड पर हमला नहीं करेंगे। President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. नेतन्याहू ने इस बात को भी माना कि ईरान के गैस फील्ड पर हमला अकेले इजरायल ने किया था। इसमें ट्रंप का कोई हाथ नहीं था। इस दौरान नेतन्याहू ने उन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को इजरायल ने घसीटा है। Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? इजरायल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया था। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने भी इजरायल और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया था। इसके बाद ट्रंप ने भरोसा दिया था कि वो भविष्य में ईरान के गैस फील्ड पर हमला नहीं करेंगे और ट्रंप के बाद इजरायल ने भी ईरान के गैस फील्ड पर हमला करने से इनकार कर दिया। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक भाषण के दौरान ये मंशा जाहिर कर दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने तेल और गैस की सप्लाई के लिए दुनिया के सामने एनर्जी कॉरिडोर प्लान का जिक्र किया। 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के दौरान पूरी दुनिया में तेल सप्लाई का अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इसकी वजह थी समुद्री रास्ते पर ईरान का कब्जा। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ जंग के दौरान मिसाइलों और ड्रोन से पलटवार तो किया, इसके साथ ही उसने तेल सप्लाई के अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि समुद्री रास्ते के दोनों तरफ जहाजों और तेल टैंकरों का जाम लग गया। अगर किसी ने चोरी छिपे इस रास्ते को पार करने की कोशिश की तो ईरान की सेना ने उस जहाज पर हमला भी कर दिया। ये समुद्री रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कई देशों में तेल संकट पैदा हो गया, गैस के लिए कोहराम मच गया। ट्रंप ने ईरान के कब्जे से इस रास्ते को खाली करवाने के लिए दुनिया भर के देशों से अपील तक कर दी, लेकिन मदद नहीं मिली। हालात जस के तस बने रहे। इजरायल के पीएम ने ईरान पर दादागिरी करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा दिया। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान उस प्लान का जिक्र कर दिया जिसके जरिए वो हॉर्मुज गलियारे को लेकर ईरान की दादागिरी को रोक सकते हैं। और नेतन्याहू का ये प्लान ईरान के नजदीक हॉर्मुज गलियारे और लाल सागर के करीब मौजूद बाब अल मंदीब जैसे समुद्री रास्तों का विकल्प तैयार करने का है।
मतलब तेल सप्लाई का ऐसा रास्ता जिस पर कोई भी देश कब्जा ना कर सके और बिना किसी रुकावट के तेल की सप्लाई दुनिया भर में होती रहे। और इसी के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एनर्जी कॉरिडोर का रास्ता सुझाया। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक तेल और गैस को समुद्र की बजाय जमीन के रास्ते पाइपलाइन से भेजा जाए। बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी के देश तेल और गैस अपनी जमीन से निकालें। इसके बाद सीधे पश्चिम की तरफ जमीन के पाइपलाइन के जरिए रास्ते से जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंचा दें। इजराइल को पार करते हुए वो तेल और गैस भूमध्य सागर पहुंचा दी जाए। वहां से इजराइल के हाइफा और अश्कलोन जैसे बंदरगाहों के जरिए यूरोप तक तेल और गैस की सप्लाई हो सकेगी। नेतन्याहू के मुताबिक अगर ऐसा कर लिया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदीब जैसे समुद्री रास्तों से बचा जा सकेगा। लेकिन ये प्लान जितना बड़ा है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि इसके लिए सऊदी अरब, यूएई समेत खाड़ी देशों को इजराइल के साथ खुलकर जुड़ना होगा। जॉर्डन को भी साथ लाना होगा। इतनी लंबी पाइपलाइन आतंकी हमलों या जंग के हालात में आसानी से निशाना बन सकती है। और सबसे अहम ये कि अगर इजराइल ये पाइपलाइन बनाएगा तो खाड़ी देश उस पर अपनी तेल सप्लाई के लिए निर्भर हो जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर छिड़े विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर नेटो देशों पर गुस्सा उतारा। ट्रंप ने साफ लिखा कि अमेरिका के बिना नेटो सिर्फ कागजी शेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रंप के मुताबिक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत करने वाले देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेना भेजने को तैयार नहीं है। ट्रंप के मुताबिक छोटे से सैन्य ऑपरेशन के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सकता है, जो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन नेटो देश इस मामले में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। ट्रंप ने इस पोस्ट में न सिर्फ नेटो देशों पर गुस्सा उतारा बल्कि उन्हें कायर तक कह दिया और ये लिखा कि दुनिया इन देशों को कायरों की तरह याद रखेगी। नेटो के ज्यादातर सदस्य देश ईरान में चल रही जंग से पल्ला झाड़ चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि ये उनकी लड़ाई नहीं है। इसी बात पर ट्रंप पहले से भड़के हुए हैं और 2 दिन पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेटो के सदस्य देशों के इस रुख पर नाराजगी जता चुके हैं। इधर दुनिया भर में गहराए तेल संकट के बीच भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। ईरान में चल रही जंग के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने स्पीड और पार जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 9 पैसे से 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दी। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। भारत की प्रमुख तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के साथ इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी। इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गई। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया कि देश भर में घरेलू एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कहीं भी कटौती नहीं की गई। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई को जारी रखने के लिए कमर्शियल सिलेंडरों में कटौती की गई है। उधर इजरायल और अमेरिका के साथ चल रही जंग के बीच ईरान ने अपने 19 साल के कुश्ती खिलाड़ी को सरेआम फांसी पर लटका दिया। सालेह मोहम्मदी नाम के उस कुश्ती खिलाड़ी को ईरान की अदालत ने ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने और 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का दोषी ठहराया। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान के कई शहरों में आसमान छूती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और उन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर ईरान की सरकार का विरोध किया था। कई दिनों तक ईरान के कई शहरों में हिंसा और आगजनी हुई थी। हालांकि ईरान की सरकार ने बड़ी बेरहमी से विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया था, लेकिन उस दौरान ईरान के 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि उन 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या में कुश्ती खिलाड़ी सालेह मोहम्मदी भी शामिल थे। उन्हें 15 जनवरी को ईरान के कोम शहर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने और 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का दोषी ठहराया गया। इसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और करीब 2 महीने बाद 19 मार्च को उन्हें कोम शहर में फांसी दे दी गई। डराने वाली बात यह कि 19 साल के कुश्ती खिलाड़ी सालेह मोहम्मदी को ईरान की सरकार ने चौराहे पर फांसी पर लटकाया और तो और उनके साथ 2 और लोगों को भी मौत की सजा दी गई। और उन दोनों पर भी पहलवान सालेह मोहम्मदी की तरह ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। लेकिन 19 साल के कुश्ती खिलाड़ी सालेह मोहम्मदी को जिस तरह से ईरान में फांसी दी गई, उससे ईरान के लोग दहशत भर गई और एक खिलाड़ी को चौराहे पर फांसी देने की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि दावा यह किया गया कि सालेह मोहम्मदी ने कोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकार दिया था। मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया कि पुलिस ने मन मुताबिक बयान लेने के लिए जेल के अंदर उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। आरोप लगाया गया कि उन्हें जेल में यातनाएं दी गई थी ताकि किसी भी तरह वो उन पर लगे आरोपों को मान लें। खबर है कि कोर्ट में कुश्ती खिलाड़ी सालेह मोहम्मदी ने दावा किया था कि उनका कबूलनामा यातना देकर लिया गया था।
आरोप है कि ईरान की अदालत ने सुनवाई के दौरान सीसीटीवी वीडियो और चश्मदीदों के बयान को भी नजरअंदाज किया। हालांकि ईरान ने मानवाधिकार संगठनों के इन आरोपों को गलत बता दिया। दावा ये किया गया कि कोर्ट में सालेह मोहम्मदी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को मान लिया था और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी और कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्हें फांसी दी गई। ईरान में खिलाड़ियों को फांसी पर लटकाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2018 में भी नवीद अफकारी नाम के एक पहलवान को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। उन पर भी ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए गए थे और ईरान में इसे गंभीर अपराध माना जाता है। ईरान में ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप को मुहारेबे कहा जाता है। ईरान की कानून व्यवस्था के मुताबिक सरकार विरोधी गतिविधियों, हथियारों का इस्तेमाल और वहां के सुप्रीम लीडर का अपमान करने जैसी घटनाओं को ईश्वर के खिलाफ युद्ध माना जाता है। इस अपराध के लिए ईरान में मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सूली पर चढ़ाना और अंगों को काटने जैसी सजाएं दी जा सकती हैं। पिछले साल 28 दिसंबर को जब महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे तो ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दी थी। चेतावनी ये थी कि जो लोग भी प्रदर्शन में शामिल होंगे उनको ईश्वर का दुश्मन माना जाएगा। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक उस दौरान ईरान की पुलिस ने हजारों की संख्या में लोगों को हिरासत में लिया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई खिलाड़ी और खेल से जुड़े लोग शामिल हैं और इसी वजह से ईरान की जेलों में बंद उन खिलाड़ियों पर मौत का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कुश्ती खिलाड़ी सालेह मोहम्मदी की तरह उन पर भी ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाए गए। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए दूसरे खिलाड़ियों को भी ईरान में फांसी की सजा दी जा सकती है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान में 60 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच को मौत की सजा दी जा चुकी है। इनके अलावा बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल से जुड़े दूसरे लोग ईरान की अलग अलग जेलों में बंद हैं। सभी को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इसी वजह से सभी पर ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया कि ईरान की सरकार कुछ और लोगों को फांसी पर लटका सकती है ताकि लोगों में सरकार का डर बना रहे। इसीलिए दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जताई और किसी भी तरह ईरान के खिलाड़ियों को बचाने की अपील की। मानवाधिकार संगठनों ने IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से ईरान के खेल संघों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। आरोप ये लगाया गया कि ईरान की खेल संस्थाएं चुप रहकर खिलाड़ियों को सजा देने की घटना को बढ़ावा दे रही हैं। इधर खबर है कि ईरान की IRGC सेना ने पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायल के शहरों पर 1-2 बार नहीं बल्कि 13 बार मिसाइलों से हमले किए। ईरान ने इजरायल की राजधानी यरूशलेम और तेल अवीव समेत उसके कई शहरों को अपनी ताकतवर मिसाइलों से थर्रा दिया। जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिप गए। दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने इजरायल के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराई और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से इजरायल के कई शहर दहल गए, क्योंकि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से इजरायल के शहरों पर क्लस्टर बम भी गिराए। क्लस्टर बम झुंड में गिरते हैं और इसीलिए उन्हें इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता। ईरान की IRGC सेना ने इजरायल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। तेल अवीव के आसमान में जैसे ही ईरान की मिसाइलें पहुंची, वहां सायरन बजने शुरू हो गए। सायरन बजने का मतलब ये कि वहां हमला होने वाला है या हमला हो चुका है और लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। सायरन फिर से बज गई है। 19 मार्च है, रात का टाइम है। ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले तेज कर दिए गए हैं। जगह जगह पे हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, काफी जगहों पे नुकसान हुआ है। तेल अवीव के आसमान में पहुंचने के बाद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर से क्लस्टर बम गिरने शुरू हुए। एक मिसाइल से करीब 80 क्लस्टर बम गिरते हैं और इसी वजह से उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि एक साथ 80 से ज्यादा बमों को इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराना किसी चुनौती से कम नहीं। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक साथ इतने सारे बमों को नष्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि इसके बाद भी इजरायल की सेना ने ईरान की मिसाइलों के साथ उसके क्लस्टर बमों को भी हवा में ही मार गिराने का दावा किया, लेकिन दावा किया गया कि इसके बाद भी कुछ क्लस्टर बम तेल अवीव की जमीन से टकरा गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां जोरदार धमाके हुए। तेल अवीव पर ईरान की IRGC सेना ने जब हमले किए तो उस दौरान न्यूज़ 18 की टीम भी वहां मौजूद रही। ईरान की मिसाइलों के हवा में पहुंचने के बाद वहां धमाके शुरू हो गए। क्लस्टर बम गुच्छे या फिर झुंड में एक साथ तेजी से नीचे की तरफ गिरते नजर आए। इस दौरान जान हथेली पर रखकर न्यूज़ 18 की टीम इजरायल के तेल अवीव शहर से पल पल की जानकारी देती रही। बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स क्लस्टर बॉम्ब्स के। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी ओर ही आ रहा है और ये बहुत बहुत डेंजरस होता है। ये देख सकते हैं आप। रात के अंधेरे में तेल अवीव के ऊपर क्लस्टर बम आग उगलते हुए जमीन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए और उसकी वजह से शहर में लोगों को अलर्ट करने के लिए वहां लगातार खतरों का सायरन बजता रहा।
और दावा किया गया कि ईरान के क्लस्टर बमों ने तेल अवीव के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया। 17 मार्च को इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारे गए थे। उसके बाद इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया था। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अली लारीजानी की मौत और गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान की IRGC सेना ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए और एक साथ इजरायल के कई शहरों पर मिसाइलों से हमले किए। दावा किया गया कि पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान की IRGC सेना ने इजरायल के अलग अलग शहरों पर 13 बार हमले किए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा इजरायल का तेल अवीव शहर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और बमों के निशाने पर रहा। अभी जोरदार धमाका, जोरदार एक और धमाका, लगातार धमाके हो रहे हैं और लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं इसराइल पर ईरान की तरफ से। वहां कई बार मिसाइल हमले के सायरन बजे और उससे वहां रहने वाले लोग सहम गए। सायरन बजते ही लोग जान बचाने के लिए दौड़ते हुए बंकरों में जाते नजर आए। अभी अटैक होने वाला है, ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और आप देख सकते हैं लोग जो है वो दौड़ रहे हैं शेल्टर की तरफ। ईरान के लगातार हमलों की वजह से पूरे तेल अवीव शहर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। सड़कें सुनसान नजर आई। रात ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी सड़कों और बाजारों में कोई नहीं दिखा। हालांकि इजरायल की सेना ने ईरान की मिसाइलों और क्लस्टर बमों को रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल की सेना की तरफ से दावा किया गया कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों और बमों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया। लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसके हमलों की वजह से इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों में तबाही मच गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 17 मार्च को ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी इजरायल के हवाई हमले में मारे गए थे। दावा किया गया कि उसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजरायल के शहरों पर हमले तेज कर दिए थे। उसने न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए उसने क्लस्टर बम भी गिराए। अली लारजानी के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला तेज कर दिया गया है। सायरन बज रही है, लोग छुपे हुए हैं बंकरों में और इर्द गिर्द हर तरफ से सन्नाटा है। एक दो बार नहीं बल्कि तेल अवीव पर कई बार ईरान ने हमले किए और उसकी वजह से पूरे तेल अवीव शहर में अफरा तफरी मची रही। ये तीसरी बार है रात के दौरान कि सायरन बज चुकी है। आप देखिए कि लोग अब शेल्टर में जा रहे हैं। आप देखना होगा किस और जो है ये अटैक होगा, कहां की तरफ अटैक होगा। तेल अवीव की तरह इजरायल के हाइफा शहर पर भी ईरान ने अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दावा किया गया कि बैलिस्टिक मिसाइलों में रखकर ईरान की IRGC सेना ने वहां भी क्लस्टर बम गिराए और इजरायल की राजधानी यरूशलेम को भी ईरान की IRGC सेना ने निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यरूशलेम पर हमला करने के लिए भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। दावा किया गया कि कुछ क्लस्टर बम यरूशलेम के रिहायशी इलाकों में गिरे और उसकी वजह से वहां तबाही मच गई। जिस भी इमारत या फिर मकान पर क्लस्टर बम गिरे वो पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गए। न्यूज़ 18 की टीम यरूशलेम के उस इलाके में पहुंची जहां ईरान के क्लस्टर बम के गिरने से एक इमारत ध्वस्त हो गई। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल सकी कि इमारत पर क्लस्टर बम गिरने से कितने लोग घायल हुए या कितने लोगों की जान गई। मैं इस वक्त नेकबा एरिया में हूँ। ये इसराइल का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे क्लस्टर बम की वजह से फिलहाल ऐसा लगता है कि इसराइल के पास क्लस्टर बम का तोड़ अभी तक नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ईरान के क्लस्टर बमों से निपटने की है, क्योंकि एक साथ बमों के झुंड में गिरने की वजह से इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें निशाना नहीं बना पा रहे और अगर एयर डिफेंस सिस्टम उन क्लस्टर बमों को इंटरसेप्ट करते भी हैं तो इसमें इजरायल को 100 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी वजह से इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें जल्द खत्म हो सकती हैं। जंग के बीच अगर ऐसा हुआ तो इजरायल की सेना के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी बात का फायदा उठाते हुए ईरान लगातार उस पर क्लस्टर बमों से हमला करने में जुटा है ताकि इजरायल की सेना को संभलने तक का मौका ना मिले। दावा किया गया कि ईरान के क्लस्टर बमों से इजरायल के कई शहरों में दहशत मची हुई है। यरूशलेम के एक इलाके में तो ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल का एक हिस्सा एक मकान पर गिर गया। दावा किया गया कि उस बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायल की सेना ने जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसका एक हिस्सा मकान की छत पर आ गिरा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है यरूशलेम में उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल का एक हिस्सा गिर गया था। मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था हवा में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस छत के ऊपर गिरा था। मिसाइल का हिस्सा गिरने की वजह से उस मकान को बहुत नुकसान पहुंचा। मकान की छत पर एक बड़ा सा छेद हो गया। छत जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे सुराख हुआ है।
अब इस जगह को ठीक करने के लिए यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी की टीम आई है और अब इस जगह को ठीक किया जाएगा। हालांकि दावा किया गया कि इस घटना में उस मकान में रहने वाले लोग घायल नहीं हुए, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों ने वहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी। उधर उत्तरी इजराइल में हमला करने के बाद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। बताया गया कि ये हमले उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना इलाके में किए गए। इससे पहले इजराइल की तरफ से भी उस इलाके पर हमलों का दावा किया गया था। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया और हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके इजराइल के खिलाफ चलाए गए अभियान की जानकारी दी। उस वीडियो के जरिए उसने हमले से पहले की तैयारियां दिखाई। इसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट दागने की तैयारी करते दिखे। हालांकि वीडियो में उसने अपने सैनिकों के चेहरे नहीं दिखाए। उस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि किस तरह चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई रॉकेट की बौछार करके उत्तरी इजराइल में हमले किए। इतना ही नहीं, उसने रॉकेट लॉन्चर से किए गए हमले के बाद की तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें अलग अलग जगहों पर रॉकेट गिरती नजर आई। हमलों के बाद हुए नुकसान की जानकारी भी दी गई। हमले के बाद वहां आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। हिजबुल्लाह ने यह हमले इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच किए। इजराइल की तरफ से लगातार दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके उत्तरी इजराइल पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली। इधर ईरान की IRGC सेना ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 180 जासूसों को पकड़ने का दावा किया। ईरान की IRGC सेना ने युद्ध शुरू होने के बाद से 178 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए लोग अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे थे और वो ईरान की गोपनीय जानकारी भेजने में जुटे थे। ब्रिटेन के अखबार द सन के मुताबिक ईरान के रहने वाले 2 संदिग्धों को ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी बेस में घुसने की कोशिश का आरोप लगाया गया। द सन के मुताबिक दोनों पर जासूसी करने की आशंका जताई गई। खबर है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के संगठन ब्रिक्स में ईरान और यूएई की वजह से सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। ईरान और यूएई दोनों इस संगठन के सदस्य हैं, लेकिन जंग में वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसे में जंग को लेकर ब्रिक्स की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया। भारत इसका मौजूदा अध्यक्ष है। उधर ईरान के साथ जंग लड़ना अमेरिका को भारी पड़ता जा रहा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि महज 20 दिनों की जंग में अमेरिका की सेना को भारी नुकसान हो गया। अमेरिका के कई लड़ाकू विमान और ड्रोन नष्ट कर दिए गए कि ये सभी विमान और ड्रोन दुश्मन की तरफ से की गई गोलीबारी में तबाह हुए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 20 दिनों से जंग चल रही है। इस जंग में ईरान को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को चोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के शुरू होने के बाद से अमेरिका के 16 सैन्य विमान नष्ट हो गए। इनमें अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका के कई ऐसे विमानों को भी नुकसान हुआ जिनमें चालक दल मौजूद था और दावा किया गया कि ये विमान हमले में नहीं बल्कि हादसे के शिकार हुए थे। अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान जंग के शुरुआती दिनों में हुआ था। उस वक्त कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 लड़ाकू विमान गिर गए थे। ये विमान फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की गोलीबारी से गिर गए थे। अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। ये विमान बड़ी तादाद में हथियार ले जाने में सक्षम है और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका इन्हीं लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका का एक KC-135 विमान भी हादसे का शिकार हो गया था। अमेरिका का KC-135 विमान बड़े ऑपरेशन के दौरान लड़ाकू विमानों में हवा में ही ईंधन भरने का काम में आता है और दावा किया गया कि ऐसे ही एक अभियान के दौरान ये विमान इराक में क्रैश हो गया था। उस वक्त विमान में चालक दल के 6 सदस्य मौजूद थे और हादसे में उन सभी सदस्यों की जान चली गई थी। इसके अलावा सऊदी अरब में हुए ईरान के हमले में भी 5 KC-135 विमानों को नुकसान हुआ था। इसकी वजह से अमेरिका को बड़ा झटका लगा था। ईरान की तरफ से गिराए गए विमानों और ड्रोन में MQ-9 रीपर भी शामिल है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 9 MQ-9 रीपर ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए थे, जबकि एक ड्रोन जॉर्डन के एक एयरबेस पर हुए मिसाइल हमले में नष्ट हो गया था। इसके अलावा 2 और ड्रोन अलग अलग जगहों पर हुए हादसों का शिकार हो गए थे। MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा जोखिम वाले अभियानों के लिए किया जाता है क्योंकि इनमें पायलट नहीं होता। इस ड्रोन को निगरानी करने और हमला करने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद ईरान ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को भी तबाह करने का दावा किया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे से इनकार कर दिया। अमेरिका के मुताबिक उनका F-35 लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, उससे बस थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन एक के बाद एक कई विमानों को हुए नुकसान से साफ हो गया कि ईरान से जंग लड़ना अमेरिका को महंगा पड़ गया।
अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में हर दिन करोड़ों रुपए फूंक रहा है। वो ईरान के खिलाफ अपने सबसे आधुनिक हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने जंग शुरू होने के 6 दिनों में ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन इसके बाद ईरान में छिड़ी जंग खींचती चली गई और दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप सरकार से बजट मांगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि अमेरिका पश्चिम एशिया में और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के बारे में भी सोच रहा है। और इसके बीच ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को हवा में ही तबाह करने का दावा किया। हालांकि अमेरिका ने उसके दावे को खारिज करते हुए जानकारी दी कि उसका लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, बल्कि उसे सिर्फ नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान की IRGC सेना के मुताबिक उसने अमेरिका के उस विमान को गिरा दिया जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। इसलिए ईरान के इस दावे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यही नहीं, ईरान ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में दिखा कि आसमान में उड़ रहे अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को एक झटके में उड़ा दिया गया। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक मिसाइल ने उस पर वार कर दिया। इसके बाद तेज धमाका हुआ और दावा किया गया कि अमेरिका का ये लड़ाकू विमान वहीं तबाह हो गया। ईरान के IRGC सेना के मुताबिक ये फाइटर जेट ईरान की एयर स्पेस में घुसकर मध्य ईरान तक पहुंच चुका था। तभी उसके एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी जानकारी मिल गई और फिर डिफेंस सिस्टम से छोड़ी गई इंटरसेप्टर मिसाइल ने अपना काम कर दिया। दावा किया गया कि वो लड़ाकू विमान वहीं क्रैश हो गया। और अगर ईरान का दावा सही साबित हुआ तो ये पहली बार होगा जब F-35 लड़ाकू विमान को इस तरह निशाना बनाया गया। ईरान की इस कार्रवाई के बाद वहां की संसद के स्पीकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने इसे विमान को अमेरिका सेना के अहंकार का प्रतीक बताया और दावा किया कि उसके सबसे घातक विमान को दुनिया में पहली बार ईरान की सेना ने नष्ट कर दिया। कहा गया कि इस कार्रवाई ने अमेरिकी सेना के अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया। जिस लड़ाकू विमान को गिराने का दावा किया गया उसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट में की जाती है। दावा किया जाता है कि F-35 लड़ाकू विमान को रडार पर पकड़ना मुश्किल है और दुश्मन को पता ही नहीं चल पाता कि वो कहां से आया और उसने हमला कर दिया। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों जगहों पर तबाही मचा सकता है और सबसे बड़ी बात कि ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक भी कर सकता है। अमेरिका का ये विमान काफी महंगा भी है। एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन ईरान के IRGC सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिका के इस विमान को न सिर्फ ट्रैक कर लिया बल्कि उसे तबाह करने में वो कामयाब रही। लेकिन अमेरिका की सेना ने ईरान के इस दावे को गलत बता दिया। उसकी तरफ से बयान दिया गया कि इस विमान को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना ईरान की सेना बता रही है और उसके साथ ही जानकारी दी गई कि इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि ये नहीं बताया गया कि आपात स्थिति में उसे कहां उतारा गया, लेकिन कहा गया कि उसका पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही अमेरिका ने इस हमले की जांच करवाने की भी जानकारी दी ताकि पता चल सके कि विमान को कितना नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिका और उसके साथ साथ इजरायल को भी चेतावनी दे दी कि उसने जंग में अब तक अपनी सिर्फ थोड़ी ही ताकत का इस्तेमाल किया है। कहा गया कि उसके यहाँ अगर हमले नहीं रुके तो फिर उसके जवाब देने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, यानी वो जहां मर्जी और जैसे मर्जी हमला करेगा। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रखा है। बाद में तो उसने तेल टैंकों पर भी हमले शुरू कर दिए। ईरान की IRGC सेना के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से उसने 125 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट कर उन्हें तबाह कर दिया। बताया गया कि ये सभी ड्रोन अमेरिका और इजरायल के थे। इधर अमेरिका दौरे पर पहुंची जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सन्न रह गए। हुआ ये कि वॉशिंगटन DC में बैठक के बाद जापान की PM और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस दौरान जापान के एक पत्रकार ने उनसे ईरान पर हमले की जानकारी सहयोगी देशों से छुपाने को लेकर सवाल कर दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उस घटना का जिक्र कर दिया जिसे सुनकर उनके बगल में बैठी सनाए तकाइची असहज हो गईं। We went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? ट्रंप ने तर्क दिया कि उन्होंने ईरान पर हमले से पहले संकेत दे दिए थे, लेकिन सवाल के जवाब में ट्रंप ने पर्ल हार्बर की घटना का जिक्र कर दिया और दोनों की तुलना कर दी। No, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर्ल हार्बर हमले का जिक्र किया वो घटना 7 दिसंबर 1941 को घटी थी। अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर जापान ने अचानक हवाई हमला कर दिया था
और सुबह सुबह बमों की बारिश कर दी थी। अमेरिका की जमीन से पर्ल हार्बर दक्षिण पश्चिम में दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है। कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर की दूरी करीब 4200 किलोमीटर है। हालांकि वहां पहुंचने के लिए या तो हवाई यात्रा करनी पड़ती है या फिर समंदर के रास्ते जाना पड़ता है। अमेरिकी नौसेना ने वहां पर अपना एक बेहद मजबूत बेस बना दिया था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 की सुबह सुबह इस शांत टापू पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध का रुख ही मोड़ दिया था, क्योंकि पर्ल हार्बर हमले ने न केवल दूसरे विश्व युद्ध का समीकरण बदल कर रख दिया था, बल्कि आगे चलकर इस हमले को जापान पर हुए परमाणु अटैक की वजह माना गया। क्योंकि पर्ल हार्बर हमले के ठीक 4 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान को वो जख्म दे दिया जिससे उबरने में उसे कई दशक लग गए। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जब परमाणु बम गिरा दिए थे, उस वक्त इसे पर्ल हार्बर हमले का बदला माना गया था। जापान ने 1 घंटे और 15 मिनट तक अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। जापान के इस हमले में पर्ल हार्बर पर तैनात अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज पूरी तरह तबाह हो गए थे। उनमें 4 तो समंदर में डूब गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की किसी जमीन पर यह पहला हमला था। जापान के इस हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका पूरी तरह से दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। माना गया कि उसने जापान पर परमाणु बम गिराकर अपने गुस्से की आग को शांत किया था। यानी पर्ल हार्बर हमले ने अमेरिका और जापान के बीच दुश्मनी की वो खाई बना दी जिसे पाटने में कई दशक लग गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की पीएम के सामने उसी हमले का जिक्र करते हुए ईरान पर किए गए अपने हमले को जायज ठहराने की कोशिश की। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के दूतावास को पत्रकारों पर हुए हमले के मामले में फटकार लगाई। रूस ने पत्रकारों पर हुए हमले को जानबूझकर किया गया हमला बताया। एक दिन पहले दक्षिणी लेबनान में रूस के एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर के सामने मिसाइल गिरी थी जिसमें वो और उनके साथी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। और इसी बात से नाराज रूस के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के दूतावास को फटकार लगा दी। रूस ने उन पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। आरोप लगाया कि उनके पत्रकारों पर जानबूझकर हमला किया गया। एक दिन पहले रूस के न्यूज चैनल रशियन टेलीविजन के वो रिपोर्टर दक्षिणी लेबनान में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी उनके पास मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल गिरते ही वहां जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी थी। Further rocket attacks were reported against Nahariya and a हमला उस वक्त हुआ था जब वो रिपोर्टर लेबनान में हो रहे हमलों की जानकारी दे रहे थे। तभी उनके बिल्कुल पास एक मिसाइल आकर गिर गई। इसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की। इस दौरान उनके साथ मौजूद कैमरा पर्सन के हाथ से कैमरा गिर गया। वो कैमरा काफी देर तक जमीन पर ही गिरा रहा। मिसाइल गिरने के बाद का मंजर भी उस कैमरे में कैद हो गया। हमले के बाद रिपोर्टर ने आरोप लगाया कि प्रेस की आधिकारिक यूनिफॉर्म पहने होने के बावजूद इजरायल ने उन्हें निशाना बनाया। जानकारी मिलने पर रूस के विदेश मंत्रालय ने भी इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की।